हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग देखेंगे साइंस के मॉडल सेट पेपर 4 का सोल्यूशन। देखो सेक्शन ए के क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ ओम्स लॉ राइट द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट एंड डिफाइन 1 एम्पियर। बच्चों ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो होते हैं भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, तो आप लिख सकते हो भी बराबर आ रहा है, ये एक रिलेशन बनता है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच। तो यहीं से देखो रेसिस्टेंस का भी डेफिनेशन मिल जाएगा भी अपॉन आई। ओके, 1 एम्पियर को किस तरीके से डिफाइन करोगे, तो इट इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज इन इलेक्ट्रिक कंडक्टर। ठीक है, कहने का मतलब किसी इलेक्ट्रिक कंडक्टर में जो चार्ज का फ्लो है, ठीक है ना, चार्ज का फ्लो है विद रिस्पेक्ट टू समय, तो ये जो चार्ज का फ्लो होगा वो कितने होगा, तो 1 कूलम होगा। कितने होगा बच्चों, 1 कूलम। तो आप 1 एम्पियर को किस तरीके से डिफाइन करेंगे, पहला तो कहोगे कि इट इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक करंट, या फिर कह सकते हो 1 एम्पियर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट रिप्रेजेंट 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मूविंग पर सेकेंड। ओके, याद रहेगा ना, दो तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो 1 एम्पियर को। कैसे, इट इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर, या फिर कह सकते हो 1 एम्पियर इज द इलेक्ट्रिक करंट रिप्रेजेंट 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मूविंग पर सेकेंड। जब आप 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज को, ठीक है, पर सेकेंड के हिसाब से मूव कराओगे तो उसको क्या कहोगे, 1 एम्पियर। क्लियर है ना। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज इन लेंथ ऑफ कंडक्टर और इट्स रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी। बोल रहा है कि अगर आप किसी कंडक्टर का लेंथ को चेंज करोगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा रेसिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पर। बच्चों रेसिस्टेंस जो होता है किसी भी कंडक्टर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ का, ठीक है, तो यहाँ पे तो स्वाभाविक हो जाएगा कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या हो गया कि लेंथ बढ़ाओगे तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखो, डबलिंग द लेंथ विल डबल इट्स रेसिस्टेंस। यदि आप लेंथ को डबल करोगे तो रेसिस्टेंस डबल हो जाएगा, अगर हाफ करोगे लेंथ को तो रेसिस्टेंस हाफ हो जाएगा। फिर देखो रेसिस्टिविटी क्या है, रेसिस्टिविटी किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जो लेंथ को घटाने या बढ़ाने से चेंजिंग नहीं होती है, ठीक है ना, रेसिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन यदि आप किसी कंडक्टर का टेम्परेचर को बढ़ाते हो, ठीक है ना, तो रेजिस्टिविटी क्या होती है, चेंज हो जाएगी। हाँ, लेकिन किसी गिवन टेम्परेचर पे किसी मटेरियल की रेजिस्टिविटी जो होती है बच्चों वो फिक्स होती है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अमलगम। अमलगम से क्या समझते हैं, तो सिंपल डिफाइन करोगे, अमलगम एक प्रकार का अलॉय होता है, मरकरी और कुछ मेटल्स को मिला के बनाए जाते हैं। तो सिंपल वे में लिखना, अमलगम इज एन अलॉय ऑफ मरकरी विद 1 और मोर अदर मेटल। जनरली जो है ये सब हम लोग डेंटल, ये जो यूज किया जाता है डेंटल फिलिंग्स में यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ इथीन इज C2H4, व्हाट आर द कोवेलेंट बॉन्ड इन इट। देखो बच्चों यहाँ ये इथीन का फार्मूला है, तो इथीन का आप स्ट्रक्चर खींचोगे तो देखो इस तरीके से मिलेगा, C डबल बॉन्ड C मिलेगा और दोनों तरफ देखो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो ये देखो 1 2 3 4 तो इसमें सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है और एक जो है 2 इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग हुआ है, तो एक डबल कोवैलेंट बॉन्ड है। तो टोटल जो कोवैलेंट बॉन्ड होंगे 5, आप नीचे में मेंशन कर देना, ठीक है, कि 1 डबल कोवैलेंट बॉन्ड एंड 4 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। इस तरीके से ये 5 हुए हैं। ओके, ताकि एग्जामिनर को भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि आप किस प्रकार से काउंट कर रहे हो। दूसरा देखो, व्हाट इज एनालॉगस ऑर्गन। एनालॉगस ऑर्गन से क्या समझते हैं बच्चों, एनालॉगस ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जिनका जो बेसिक स्ट्रक्चर या डिजाइन होता है वो तो करीब करीब आप विच हैव डिफरेंट बेसिक स्ट्रक्चर डिजाइन, उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर डिजाइन है वो डिफरेंट मिलेगा, लेकिन उनका फंक्शन बिल्कुल एक जैसे होंगे, ठीक है ना। जैसे कि देखो विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड इंसेक्ट, इंसेक्ट के जो विंग्स होते हैं और बर्ड्स के जो विंग्स होते हैं दोनों देखने में बिल्कुल अलग हैं, लेकिन इनका जो फंक्शन है दोनों सेम है, दोनों उड़ने का काम करते हैं। बात समझे कि नहीं। तो एनालॉगस ऑर्गन्स इसी को कहते हैं कि जिनका बेसिक स्ट्रक्चर डिजाइन तो डिफरेंट है लेकिन उनका जो फंक्शन है वो एक जैसे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ वेरिएशन फाउंड इन ऑर्गेनिज्म। बच्चों वेरिएशंस का क्या बेनिफिट है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, तो वेरिएशन इन ऑर्गेनिज्म हेल्प देम टू अडेप्ट देमसेल्फ टू दैट पर्टिकुलर एनवायरनमेंट एंड गिव द चांसेस ऑफ सर्वाइवल। ठीक है, जैसे यहाँ पे बोल रहा है वेरिएशन इन द ऑर्गेनिज्म हमें मदद करता है किसी भी पर्टिकुलर जो इन्वायरमेंट है, जिसमें मान लो कि कोई इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है तो कोई ऑर्गेनिज्म उसमें किस प्रकार से सर्वाइव करते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करें
जो थर्मोफिलिक बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, आर वेरिएंट है दैट आर रेसिस्टेंस टू एक्सट्रीम टेम्परेचर। जैसे मान लो ये जो बैक्टीरिया है बहुत हाई टेम्परेचर पे वो अपने आप को रेसिस्ट कर लेते हैं, ठीक है, इसका मतलब उनका सर्वाइवल का चांसेस कहाँ पर है, हाई टेम्परेचर पे। लेकिन अगर इसी एरिया में दूसरे ऑर्गेनिज्म को ले आओ तो हो सकते हैं वो ऑर्गेनिज्म वहां पे सर्वाइव नहीं कर पाए, वो मर सकते हैं। बात समझ रहे हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ योर बिहेवियर विच सो दैट यू आर इको फ्रेंडली। आप एक एग्जाम्पल दो जिससे ये पता चले कि आप जो है इको फ्रेंडली है। तो देखो मैं बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, थोड़ा हटके है। अ गुड एग्जाम्पल कैन बी क्लॉथ नैपकिन, ठीक है ना, आप नैपकिन यूज करो कपड़े के बने, क्योंकि देखते हो ना मिलियन ऑफ नैपकिन एंड डायपर्स जो होते हैं वो डिस्पोज होते हैं प्रत्येक दिन, ठीक है, और ये क्या है, इसको एक बार लोग यूज किए फेंक दिए, तो ये बहुत ज्यादा हमारे एटमॉस्फेयर को गंदा करते हैं, ठीक है। द ट्रिक हेयर इज टू बी रीयूजेबल प्रोडक्ट, तो यहाँ इसके बदले में हम कुछ रीयूजेबल प्रोडक्ट अगर यूज करें तो इस जो इन्वायरमेंट को ये जो पॉल्यूट कर रहा है इससे हम बच सकते हैं। तो ऑफन मेड ऑफ बैम्बू या क्लोथ्स का आप जो है नैपकिन को यूज करो। दे आर इजिली वॉश्ड, क्योंकि इनको हम आसानी से साफ कर सकते हैं और बार बार यूज भी कर सकते हैं, जिसका बेनिफिट क्या होगा कि हम हार्मफुल केमिकल्स या पॉल्यूशन सभी चीज से बचेंगे। ये जो डायपर्स, जो क्लासिक डायपर्स होते हैं उसमें बहुत केमिकल्स प्रोडक्ट भी यूज किए होते हैं, इन सब चीजों से हमें क्या मिलेगी, राहत मिलेगी। तो आप अपना कॉमन सेंस लगा के बताना कि एक ऐसा एग्जाम्पल देना जो वास्तव में इको फ्रेंडली हो। तो मेरे समझ से ये एग्जाम्पल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिफाइन रेसिस्टेंस। ध्यान देंगे, डिफाइन रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, ऑन व्हाट फैक्टर डज द रेसिस्टेंस ऑफ वायर डिपेंड। बच्चों किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस किन किन बातों पे डिपेंड करेगा, और रेसिस्टेंस क्या होता है। तो रेजिस्टेंस एक प्रकार का अपोजिशन होता है, ठीक है ना। रेजिस्टेंस जो है करंट के रास्ते में एक अपोजिशन है, तो इसी चीज को मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ अपोजिशन देयर इज टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए कंडक्टिंग मीडियम, ठीक है। और ये किन किन बातों पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। अगर किसी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ता है तो रेसिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है। क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, अगर किसी मान लो कंडक्टर है उसका ये वाला क्रॉस सेक्शन अगर एरिया अगर बढ़ जाएगा, अगर आप बढ़ा दोगे इसी वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया, मान लो इसको मेल्ट करके हम इसको मोटा बना देंगे तो इसकी रेसिस्टेंस जो है घट जाएगी। बात समझ रहे हो ना, रेसिस्टेंस क्या होगी, घट जाएगी। लेंथ ऑफ द कंडक्टर का क्या होगा कि अगर किसी इसी वायर को अगर हम मेल्ट करके अगर पतला करेंगे तो इसकी रेसिस्टेंस जो है बढ़ जाएगी। तो लेंथ ऑफ कंडक्टर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा और लेंथ का जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा कि कंडक्टर किस तरह की मटेरियल का बना है, इस पे भी रेजिस्टेंस डिपेंड्स करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, कह रहा है 9 में, हाउ कैन 3 रेजिस्टर ऑफ रेसिस्टेंस 2 ohm, 3 ohm and 6 ohm be connected to give a total resistance 1 ohm and 11 ohm। तो देखो सब 11 ohm का तो आपको हिसाब तुरंत मिल गया, 6 + 3 + 2, 6 + 3 + 2 देखो 6 3 9 2 11। तो आपने देखा है कि इसको हमने सिंपल वे में जोड़ा तो 11 ohm मिला। इसका मतलब सिंपल वे में कब जोड़ते हैं, जब रेसिस्टेंस सीरीज में जुड़ा होता है। तो सीरीज का कॉम्बिनेशन तो मिल जाएगा R = R1 + R2 + R3 से। अब इसको हमने देखो पैरेलल में एक बार जोड़ के देख लिया, एक बार सब तीनों को जोड़ के देख लो। यदि नहीं आता है तो फिर 2 को पैरेलल में जोड़ के फिर इसको सीरीज में जोड़ेंगे, या 2 को सीरीज में जोड़ के 1 को पैरेलल में जोड़ेंगे। इस तरह का वे कोई बनता है। तो मैंने सिंपल में इसको पैरेलल में ही जोड़ा तो मुझे आंसर मिल गया, तो मुझे एक्स्ट्रा यहाँ पे कनेक्शन का सोचना ना पड़ा, ठीक है ना। तो इसीलिए पहला जो 1 ohm आपको अगर चाहिए तो आपको ये 2 ohm, 3 ohm, 6 ohm को पैरेलल में कनेक्ट करना होगा। दिख रहा है ना आंसर। और यदि मान लो इसको आपको सीरीज में कनेक्ट करना है तो R1 + R2 + R3 11 ohm मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है बच्चों कि सो द फॉर्मेशन ऑफ Na2O NaCl MgO बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बच्चों यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड का हमें बताना है फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर के दौरान।
बच्चों यहाँ पर देखो जैसे कि Na2 है तो 2 सोडियम 1 ऑक्सीजन है। आपको पता है सोडियम के बाहर में जो है वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, जबकि ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में जो है 6 इलेक्ट्रॉन है, और इसकी 2 इलेक्ट्रॉन का इसको रिक्वायरमेंट है ऑक्टेट पूरा होने के लिए। तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या करेगा, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा जो कि सोडियम से इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। तो यहाँ पे देखो सोडियम से इलेक्ट्रॉन को निकाला, सोडियम को ऑक्सीडाइज करके खुद वो इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर क्या किया, गेन कर लिया, खुद क्या कर लिया, गेन कर लिया। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मिल जाएंगे इसको। इसी तरह इस सोडियम को भी ऑक्सीडाइज करके खुद ही रिड्यूस हुआ, और रिड्यूस होने के दौरान एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया। और इस तरीके से सोडियम पे चार्ज प्लस आ गया और ऑक्सीजन पे चार्ज 2 माइनस, क्योंकि ये लोग सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन को दिया है, लॉस किया है ड्यू टू ऑक्सीजन, और ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन से आप Na2O बना सकते हैं। यहाँ पे भी देखो सोडियम क्लोराइड में इलेक्ट्रॉनों का कैसे ट्रांसफर हुआ होगा, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर कहाँ पहुंचा होगा, क्लोरीन के पास पहुंचा होगा। क्लोरीन, इसमें मेन काम कौन किया होगा, क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन के इलेक्ट्रॉन को निकाला होगा सोडियम से, इसे ऑक्सीडाइज करके खुद रिड्यूस हुआ और फिर NaCl बनाया। सेम उसी तरह मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम के बाहर 2 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर से ले डोनेट करा लिया, एक इधर से देखो ले लिया ना, क्लियर है ना। तो इस तरीके से ये रिसीव किया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों को निकाल के रिसीव किया है, आयनिक बॉन्ड बना रही है। तीनों के तीनों जो है आयनिक बॉन्ड है, क्योंकि मेटल और नॉन मेटल के बीच कॉम्बिनेशन है। तो इस तरीके से MgO का फॉर्मेशन हुआ। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, What do you understand by the combination and substitution reaction? Give one example each. बच्चों कॉम्बिनेशन रिएक्शन को कैसे डिफाइन करोगे, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब सिंपल सा 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट या कंपाउंड आपस में कंबाइन होके एक सिंगल कंपाउंड बनाते हैं, इसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि आप देखो कार्बन को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। दूसरा है सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। तो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है कि यह एक केमिकल रिएक्शन है, इसमें जो है विच वन फंक्शनल ग्रुप इन अ केमिकल कंपाउंड इज रिप्लेस्ड बाय द अनदर फंक्शनल ग्रुप। इसमें देखो जैसे मीथेन का क्लोरीन से रिएक्शन हमने कराया, तो क्लोरीन जो है मीथेन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वहां पे अपना स्थान बना लिया। हाँ बशर्ते कि ये देखना यहाँ पे अगर मीथेन एक्सेस में है तब रिएक्शन एक स्टेप में रोक देना, लेकिन अगर यहाँ पे मान लो कभी क्या होता है कि CH4 के साथ Cl2 दे देता है और इसको यहाँ पे अगर एक्सेस लिख दे और UV रेज के प्रेजेंस कर दे, तो ये 4 स्टेप में रिएक्शन होगा। CH3Cl प्लस HCl बनाएगा, वापस CH3Cl, फिर से Cl2 से रिएक्ट करके CH2 Cl2 प्लस HCl बनाएगा, समझ रहे हो ना। फिर CH2 Cl2 फिर Cl2 से रिएक्ट करके CHCl3 HCl बनाएगा प्लस HCl, और CHCl3 ये जो क्लोरोफॉर्म है वापस Cl2 से रिएक्ट करके CCl4 प्लस HCl बनाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये मिथाइल क्लोराइड हो गया, ये आपका मिथाइल डाइक्लोराइड हो गया, मिथाइल ट्राइक्लोराइड हो गया, और ये टेट्राक्लोराइड हो गया, मिथाइल टेट्राक्लोराइड। क्लियर है ना। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन 12 में देखो क्या कह रहा है, व्हाट इज फूड वेव, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। बच्चों फूड वेव कंसिस्ट ऑफ मैनी फूड चेन। जैसे फूड वेव का मतलब अगर देखो तो बहुत सारे फूड चेन से मिलकर बना होता है, ठीक है। फूड चेन जो एक प्रकार का पाथ जो है ऑर्गेनिज्म या एनिमल के बीच प्रोवाइड करता है। जैसे कि देखो ए हॉक ईट्स ए स्नेक विच हैज ईटेन अ फ्रॉग, ठीक है ना। हॉक जो मान लो किसको खा लिया, स्नेक। विच हैज ईटेन ए फ्रॉग, स्नेक ने किसको खा लिया, फ्रॉग को। विच हैज ईटेन ए ग्रास हॉपर, फ्रॉग ने किसको खा लिया, ग्रास हॉपर को। ग्रास हॉपर विच हैज ईटन ग्रास, ग्रास हॉपर ने किसको खाया, ग्रास को खाया। तो एक प्रकार का क्या बना दिया, चैन बना दिया कि नहीं। तो फूड वेव शोज द मैनी डिफरेंट पाथ प्लांट एंड एनिमल आर कनेक्टेड। तो इसी को फूड चेन का एक आप सॉलिड एग्जाम्पल बता सकते हो। इसके बाद देखो 30 नंबर में बोल रहा है गिव एनी 3 वेज बाय विच ए नॉन बायोडिग्रेडेबल सबस्टांस वुड अफेक्ट द एनवायरनमेंट। बच्चों नॉन बायोडिग्रेडेबल सबस्टांस जो होते हैं वो एनवायरनमेंट को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, इसके विषय में पूछा जा रहा है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है 3 तरह से पूछा भी है। तो देखो दे कॉन्टिमिनेट सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज एज दे कैन नॉट बी डिकम्पोज बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये कहीं ना कहीं देखो तो नॉन बायोडिग्रेडेबल सबस्टांस ये सॉइल वाटर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करते हैं, सॉइल का जो फर्टिलिटी पावर है वो पूरी तरह से खराब कर देते हैं। बात समझ रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमस नहीं बन पाता है, माइक्रो जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो एक्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल सबस्टांस। दिस सबस्टांस विच एक्सीडेंटली ईटन बाय द स्ट्रे एनिमल, अगर मान लो जो
घूमते हैं जानवर, अगर वो जानवर अगर इन सब चीज़ों को खा ले, जैसे कि प्लास्टिक वगैरह खा ले, तो उनके लिए हार्म हो सकता है, उनका डेथ हो सकता है, ठीक है ना। जितने भी पशु इधर उधर विचरित करते हैं उनके लिए जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस बहुत ही हार्मफुल है। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट लाइक प्लास्टिक कंटेनर कॉज हेल्थ इशू टू फिश एंड अदर लिविंग बीइंग्स इन वाटर। जो एक्वेटिक लाइफ है बच्चों, उन वहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म मौजूद है उनके लिए भी नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होते हैं बहुत ही हानिकारक होते हैं। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, What is fossils and what do they tell us about the process of evolution? बच्चों fossils क्या है, तो fossils are preserved remain of plant and animal whose bodies were buried in sediment। जैसा कि आप जानते हो जीवाश्म के विषय में कि जितने प्लांट एनिमल बहुत सारे क्या थे जो दब गए थे, ठीक है। मान लीजिए कभी भूकंप आया हो, कभी कुछ से कुछ प्राकृतिक घटनाएं तो बहुत पहले हुआ करती थी ना, उसके प्रभाव से ये सब क्या हो गए, मिट्टी में दब गए, ऊपर से सैंड मड सब बहुत मिलियन एंड मिलियन ईयर्स तक क्या हुए, उस पर बने रहे, ढके रहे। इससे क्या हो गया कि वो धीरे धीरे जीवाश्म में क्या हो गया, कन्वर्ट होता चला गया, ठीक है। फॉसिल्स प्रोवाइड द एविडेंस, और वही फॉसिल्स अगर देखा जाए तो आज की डेट में हमें प्रमाण के रूप में देते हैं कि शुरू में किस प्रकार से ऑर्गेनिज्म थे और उनका किस प्रकार से एवोल्यूशन हुआ है और आज वो किस प्रकार से हमारे बीच हैं। क्लियर है ना। इसके बाद देखो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या है, ऑन विच डज इट वर्क, डिस्क्राइब इट्स कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। बच्चों इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। The principal working of electric generator is that when loop is moved in a magnetic field, an electric current is induced in the current coil and it generates electricity by rotating a coil in the magnetic field। जैसे कि यहाँ पर देखो मैंने पूरा इसका डायग्राम वगैरह बनाया है, ध्यान दोगे बच्चों। मैं सिंपल सा समझा देता हूँ इलेक्ट्रिक जनरेटर की कहानी। यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, एक नॉर्थ और साउथ मैग्नेट ले लिया जो कि फील्ड इस तरह से बना रहा है। इसके बीच आपने क्या लगा दिया, आर्मेचर लगा दिया, आर्मेचर से इस एक्सल को बांध के रखा। यहाँ पे एक स्लिप रिंग लगा दिए हैं और ये कार्बन के ब्रशेज हैं, 2 स्लिप रिंग है, कार्बन के ब्रशेज हैं। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा दिए हैं क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम मैकेनिकल एनर्जी इसको क्या करेंगे, आर्मेचर को प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे इस वायर से क्या होंगे, चार्ज इंड्यूस होंगे जो करंट को प्रोड्यूस करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करेंगे। यही मेन इसका प्रिंसिपल होता है किसका, इलेक्ट्रिक जनरेटर का, जो कि फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल पे क्या होते हैं, बेस्ड होते हैं। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल में देखो ये 3 फिंगर को फ्लेमिंग क्या करता है, एडजस्ट करता है और बताता है कि ये जो है आपका 4 फिंगर ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को दिखाएगा, ये जो है करंट के डायरेक्शन को दिखाएगा और ये जो है फोर्स के डायरेक्शन को दिखाएगा। तो यदि मान लो कि ये आप कंटिन्यू घुमाते हो, ये कंटिन्यू किधर घुमा रहे हो, देखो इसको अगर मान लो हम फोर्स इस तरफ घुमा रहे हैं, देख रहे हो ना, मान लो कि ये फोर्स को दिखाया ना, अगर ये मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड तो कंटिन्यू आपका कहाँ रहेगा, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड ये वाला जो पॉइंट है ऐसे रहेगा कंटिन्यू। तो अगर मान लो यहाँ से करंट ये ऊपर उठा, अगर ये ऊपर उठता है तो देखो करंट का डायरेक्शन कहाँ जा रहा है, नीचे। देखो इस तरीके से आप क्या करोगे, करंट का डायरेक्शन को मेजर करोगे। यहाँ तो मैं क्लियर वे में बता नहीं पा रहा हूँ चूंकि मेरा हाथ थोड़ा सा यहाँ पे उल्टा पड़ जा रहा है कैमरा के नीचे, तो बस मैं आपको सिंपल सा बता दे रहा हूँ। अगर मान लो यहाँ पे हम फोल्ड करेंगे, अगर इस तरीके से, जैसे देखो ये 3 फिंगर दिख रहा है ना, यहाँ पे आप पहले लिख लो, यहाँ पे लिख लो क्या चीज, मैग्नेटिक फील्ड, इसको क्या दिखा दो करंट, इसको क्या दिखा दो फोर्स। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन इधर रखे हैं, देखो फोर्स कहाँ जा रहा है, देख रहे हो ना। चलो मैं इसको थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है तो करंट देखो नीचे है, फोर्स देखो डाउन हो रहा है इस तरीके से। अब इसी तरीके से अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड इधर, और देखो यहाँ से आप करंट को कहाँ दिखाओगे, डाउन, तो इस तरीके से आगे पीछे ये डाउन होता रहेगा। समझने की कोशिश करना है। यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि लेट MNST रेक्टेंगुलर कॉइल, L कहाँ गया, देखो यहाँ पे लिखा है MNST ना, MNST एक रेक्टेंगुलर कॉइल है। यहाँ पे ध्यान देंगे A और B जो है ब्रशेस है, C और D जो है 2 स्लिप रिंग है, देखो है ना 2 स्लिप रिंग।
इसके बाद इफ एक्सल एक्स इज रोटेट, अगर मान लो इस एक्सल को हमने क्या किया, रोटेट किया, इसको मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड किया, देन द लेंथ एम एन मूव्स अपवर्ड, तो ये देखो अपवर्ड होंगे, वाइल एस टी मूव डाउनवर्ड, तो ये एस टी कहाँ जाएंगे, नीचे जाएंगे। सिंस द लेंथ एम एन एस टी आर मूविंग इन द मैग्नेटिक फील्ड, करेंट विल बी इंड्यूस्ड इन बोथ देम ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लेंथ एम एन इज मूविंग अपवर्ड, ठीक है ना, करंट एम एन जो है अपवर्ड हो रहा है और एस टी क्या हो रहा है, डाउनवर्ड हो रहा है, ठीक है। हेंस अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग राइट हैंड रूल द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट विल बी फ्रॉम एम टू एन, देखो एम से एन तरफ जाएगा, और फिर सिमिलरली द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द लेंथ ऑफ एस टी विल बी फ्रॉम एस टू टी। इसके बाद देखो करंट इधर आएगा, तो इस तरीके से देखोगे तो करंट का आपको डायरेक्शन समझ में आएगा। तो पूरा लिखना होगा आपको, कोशिश करना, ठीक है। ये तो इसका मैं सिंगल वीडियो बना दूंगा फ्रंट एक व्यू पे व्हाइट बोर्ड पे, तो और बेटर समझ में आएगा, या आपने पहले पढ़ा होगा तो इसको क्लियर करना। नेक्स्ट देखो यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16 में कि इन द गिवन सर्किट डायग्राम द वैल्यूज ऑफ रेसिस्टेंस R1, R2, R4 ohm and 20 ohm, they are connected to a 6 volt battery, then calculate the total resistance of the circuit। बच्चों टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट और करंट थ्रू द इस रेजिस्टर हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस R1 प्लस R2 होगा तो 24 ओम होगा। फिर फार्मूला लगा देना V बराबर आई आर, तो I बराबर V बट्टा आर, तो 0.25 एम्पियर हो जाएगा। चूंकि रेसिस्टेंस सीरीज में है तो करंट सभी में सेम जाएगा, तो करंट का भी वैल्यू होगा प्रत्येक रेसिस्टर के अकॉर्डिंग 0.25 एम्पियर। नेक्स्ट देखेंगे एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप पूछ रहा है यहाँ पर। बच्चों क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप कैसे दिखाओगे, द डर्ट प्रेजेंट ऑन द क्लॉथ, ये चलो मैं सिंपल में बता देता हूँ, अपना पढ़ लेना। बच्चों यहाँ पे क्या है, देखो ये जो आपको दिख रहे हैं कपड़े हैं, कपड़े पे डर्ट पार्टिकल है। अब हमने इसमें साबुन लगाया, तो साबुन का मैंने आपको फार्मूला बताया था C17H35COON। जैसे ही आप इसको पानी में घुलाओगे तो ये तो आयंस निकल जाएगा, और C17H35COO माइनस का दो पार्ट बनेगा, एक हाइड्रोफोबिक पार्ट बनेगा और एक हाइड्रोफिलिक। ये हाइड्रोफिलिक है और ये हाइड्रोफोबिक है। तो हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है जब सब डस्ट को सब तरफ से घेरना स्टार्ट करेगा, इस तरह से घेर घेर के देखो एक कंप्लीट मिसल्स बना दिया। ये मिसल्स बना दिया, और मिसल्स बना दिया हमने इस पे क्या किया, फोर्स डाला, लगाया, इसको हमने फोर्स लगाया, तो ये मिसल्स चूंकि बन चुका है, इसको डस्ट पार्टिकल को ये पकड़े हुए हैं और फोर्स की वजह से ये हट गए, तो कपड़े क्या हो गए, साफ हो गए। तो इस तरह से आप क्लीनिंग एक्शन लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे व्हाट डू यू मीन बाय स्पेसीज, स्पेसीज से क्या समझते हैं। देखो बच्चों, द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच एनी टू इंडिविजुअल of the appropriate sex are mating types can produce fertile offspring is called species। कह रहा है कि लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिसमें आप देख रहे हो कि दो इंडिविजुअल जो है जो अप्रोप्रिएट सेक्स से बिलोंग करते होंगे, वो मैटिंग करके वो फर्टाइल प्रोड्यूस, वो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, इसी को हम स्पेसीज कहते हैं। रिप्रोडक्शन का केस दिया है, ठीक है ना। और दे आर फॉलोइंग फैक्टर वुड लीड टू राइज ऑफ न्यू स्पेसीज। तो क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, तो देखो जेनेटिक ड्रिफ्ट लिखना, नेचुरल सिलेक्शन लिखना, जेनेटिक म्यूटेशन लिखना, जियोग्राफिकल आइसोलेशन, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, इन्वायरमेंटल फैक्टर ऑन द आइसोलेटेड पॉपुलेशन एंड क्वांटम ऑफ जेनेटिक वेरिएंट इनहेरिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। तो इतने सारे पॉइंट का मेंशन आप कर सकते हो। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। देखो राइट द डिफरेंस बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सबस्टांस। और दूसरा सवाल है व्हाट इज द रीजन दैट सम सबस्टांस आर बायोडिग्रेडेबल एंड सम सबस्टांस आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। बच्चों आप इस तरह से कॉलम बना के इसको डिफरेंस कर सकते हो, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा यहाँ पे डेटा ज्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो फर्स्ट डिफरेंस लिखे हैं, दिस कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल नॉन पॉइजनस सबस्टांस बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो बायोडिग्रेडेबल सबस्टांस है, इसमें क्या होता है, डिकम्पोजर जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सबस्टांस है उस पर एक्शन करते हैं, उसको डिकम्पोज कर देते हैं, जबकि नॉन बायोडिग्रेडेबल सबस्टांस को जो सिंपल ऑर्गेनिज्म वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है डिकम्पोज नहीं कर पाते हैं। सेकेंड लिखोगे डिफरेंस, दे कैन बी रिसाइकल नेचुरली एज वेल एज बाय द मैन। इसको रिसाइकल किया जा सकता है प्राकृतिक तौर से भी और मनुष्य के द्वारा भी, जबकि नॉन बायोडिग्रेडेबल को रिसाइकल करना मुश्किल है, ना ही आदमी लोग ना मनुष्य के द्वारा, ना उनको इन्वायरमेंट कर पाता है।
थर्ड देखोगे द वेस्ट आर द मेड ऑफ नेचुरल इंग्रेडिएंट, ये जो वेस्ट होते हैं बायोडिग्रेडेबल ये नेचुरल इंग्रेडिएंट के बने होते हैं, जबकि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होते हैं वो सिंथेटिक मटेरियल के बने होते हैं। फोर्थ देखो दे डू नॉट डिस्टर्ब द इकोलॉजिकल बैलेंस, जबकि नॉन बायोडिग्रेडेबल जो है ये डिस्टर्ब करते हैं हमारे इकोलॉजी बैलेंस को, ठीक है ना, इकोलॉजिकल बैलेंस, BALANCE। एग्जाम्पल में बायोडिग्रेडेबल में पेपर कॉटन वगैरह देना, नॉन बायोडिग्रेडेबल में एग्जाम्पल में प्लास्टिक बैग, सिंथेटिक फाइबर एक्स्ट्रा देना। देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है सवाल की, व्हाट इज द रीजन दैट सबस्टेंस आर बायोडिग्रेडेबल एंड सम आर द नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो बायोडिग्रेडेबल substances are degraded in nature by organic process, and the substances which are degraded by the action of enzyme secreted by the microorganism and become a part of environment, but non-biodegradable substances do not get decomposed in their life cycle. Their complex nature tighten their molecule and enzyme do not have any effect on this. समझ में आ रहा है ना कि जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है उसको नेचर में जो ऑर्गेनिज्म है डिकम्पोजर उसको इजिली डिकम्पोज कर देते हैं, जबकि नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत ही कंप्लीटली पैक्ड होते हैं, कंप्लीटली पैक होने की वजह से जो ऑर्गेनिज्म है उसको पूरी तरह से डिकम्पोज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इसी चीज को आपको लिखना था यहाँ पर। आई होप आपको सारा आंसर अच्छे समझ में आया होगा। चलो इसके बाद लास्ट सेट का हम लोग आंसर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।